हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 अम्ल और क्षार एवं लवण को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का कुछ पोर्शन आप नेक्स्ट वीडियो में या पिछली वीडियो में देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघट्य अपघटन की क्रिया के बारे में समझाया था और वियोजन के सिद्धांत को भी समझाया था। माने जो आर्हेनियस ने वियोजन का सिद्धांत दिया है उसको समझाने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? एसिड्स, अंग्रेजी में उनको क्या बोलते हैं? एसिड्स, अम्ल। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल या जलीय विलयन में घुलने पर वे हाइड्रोजन आयन देते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जिन्हें जल या जलीय विलयन में अगर हम घोल दें तो वह हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम HCl को घोलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, माने अगर ये अम्ल है तो ये जल या जलीय विलयन में घोल करके सिर्फ हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन भी कहते हैं देता है, तो वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अन्य दूसरा कोई धनायन नहीं मुक्त करता। ये याद रखिएगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल या जलीय विलयन में घुल करके क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, दूसरा कोई धनायन नहीं देते। धनायन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश, और दूसरा कोई धनायन नहीं देते हैं, तो वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने आपके सामने HCl लिखा, इसी प्रकार से क्या हो सकता है? H2SO4, ये भी क्या करता है? 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है और सल्फेट आयन बनाता है नेगेटिव में। HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये भी क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है और नाइट्रेट आयन बनाता है। H2CO3, ये भी क्या करता है? 2 हाइड्रोजन आयन देता है और कार्बोनेट आयन बनाता है। या फिर HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है, हाइड्रोजन आयन देता है और इस प्रकार से बहुत सारे अम्ल हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं और कोई दूसरा धनायन नहीं बनाते हैं। इन्हें हम अम्ल कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा अम्ल किन्हें कहते हैं? तो वे पदार्थ जिन्हें जल या जलीय विलयन में घुलने पर वे हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन कैसा होता है? धनावेश, धन आयन देते हैं, तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अन्य कोई दूसरा धन आयन उपलब्ध नहीं कराते। इनसे जब भी कभी धन आयन के रूप में निकलेगा तो हाइड्रोजन आयन ही निकलेगा, दूसरा कोई धन आयन नहीं निकलेगा। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, अम्ल को अगर चखें तो हम लोग उसको कैसा महसूस करते हैं? वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगर आप एसिड्स को देखें, लिटमस पेपर को डालें तो वो क्या कर देगा? लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो इसी प्रकार से आप लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, है ना? तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्ल या एसिड्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अम्ल की परिभाषा क्या है। तो अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार अगर देंगे तो क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन देते हैं, अन्य कोई दूसरा धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना? हाइड्रोजन के अतिरिक्त, ये हाइड्रोजन जो धनायन है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा धनायन नहीं मिलेगा और इसी को ही हम अम्ल कहते हैं। कुछ एग्जांपल हमने पहले भी आपको समझा के रखे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। इन सभी अम्लों को आप अगर यहाँ पर देखें कैसे आयनित होते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को आप क्या करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आप जैसे ही पानी में या जल में घोलेंगे तो क्या हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूटेगा। H2SO4 भी 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। ये नाइट्रिक अम्ल भी आपका हाइड्रोजन आयन और नाइट्रिक अम्ल में आयन में टूट जाता है, नाइट्रेट आयन में। और ये आपका एसिटिक एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन में टूट जाता है।
तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये अम्ल आपके कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अम्ल समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग अम्ल के बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी का, अम्ल के गुण। अम्ल के गुण लिख दें या गुणधर्म लिख दें, बात एक ही है। प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग अम्लों की। अम्लों के गुण नंबर 1। ठीक है, तो देखिए यहां पर अम्लों के गुणों की बात करते हैं तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगर अम्लों पर टेस्ट किया जाए तो ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से ही, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। माने अगर लिटमस पेपर का क्या करें, अगर हम लें और अम्ल का विलयन लें और उसमें डाल दें तो वह उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा। दूसरा क्या है? अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। माने अम्ल जो होते हैं संक्षारी प्रकृति के होते हैं। ये धातुओं को क्या कर देते हैं? संक्षारित कर देते हैं, उनकी सतह को कलुषित कर देते हैं, जिससे उनकी चमक चली जाती है और भंगुर हो जाते हैं। इसीलिए हम अम्ल को संक्षारक प्रकृति का मानते हैं। दूसरा क्या होता है? अम्लों में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। मतलब क्या है? अम्लों में हम विद्युत धारा हाइड्रोजन आयन के कारण प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सभी तत्वों या यौगिकों में हो। माने अगर किसी में हाइड्रोजन है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, है या ना हो। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के विलयन में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो वो एक अलग बात है। यहाँ पर हम लोग अम्लों की बात करें तो अम्लों में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अम्ल जल में विलय होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या है कि अम्लों को अगर हम जल में घोलें तो ये घुल जाते हैं और अम्लों से क्रिया करके ये क्या करते हैं? ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, माने ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं देते हैं। अगर अम्ल जल में घुलता है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये हो गए अम्ल के गुण। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अम्लों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला पॉइंट हमने लिखा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या लिखा है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। और क्या होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया? अम्ल जितने भी हैं वो सभी धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं और धात्विक लवण बना देते हैं। मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर अम्ल धातुओं से क्रिया कर रहे हैं तो मुख्य रूप से क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर हम देखें जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो यह क्या करेगा? जिंक क्लोराइड एक धात्विक लवण है वो बना देगा और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। ये देखिए मतलब क्या है? ये आपका जिंक क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिंक क्लोराइड। और ये क्या बनाया है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बना दी है। और ये क्या था? आपका जिंक था। और ये हाइड्रोक्लोरिकम। अगर किसी की अभिक्रिया किसके साथ करा दी जाए? H2SO4 के साथ करा दें। मान लीजिए आपने लिया H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो बन जाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त हो जाती है। माने ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना? अगर जिंक की जगह पर कोई दूसरी धातु ले लें, मैग्नीशियम, और इसकी अभिक्रिया आप किससे करा दें? नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ, दो मॉलिक्यूल्स ले लिया तो यहां पर क्या बनेगा आपका? देखिए MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से करा दी जाए
तो भी क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी देख सकते हैं आप, जितनी भी धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रही हैं। तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग, दूसरी हमने क्या लिया अभिक्रिया, धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। माने अगर अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं। माने जब भी कभी अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड, ये क्लोरीन और ये सोडियम आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लेता है, जो एक प्रकार का लवण होता है। और दूसरा क्या बना रहा है, जल। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट से क्या होता है, एक जल निकल करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बना लेता है, जल, और CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। दूसरा ही एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बना लेता है और यहाँ जल निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी मुक्त हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण है, ये भी एक प्रकार का लवण है और जल बनाते हैं। तो जो धातु कार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं, लवणों का निर्माण होता है और जल बनता है। ठीक है ना। चलिए आप लोग नेक्स्ट स्टडी डालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अम्लों के रासायनिक गुणों में धातु बाई कार्बोनेटों से अभिक्रिया, अगला पॉइंट क्या आया, धातु बाई कार्बोनेटों से अभिक्रिया। अगर हम धातु बाई कार्बोनेटों की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। बिल्कुल धातु कार्बोनेटों की तरह धातु बाई कार्बोनेट भी अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, से अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कराते हैं तो ये क्लोरीन और ये सोडियम मिल करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, जो एक प्रकार का लवण है, जिसे नमक भी कहा जाता है। और जल माने H2O निकल जाता है, यहाँ CO3 लिखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके जल बना लिया और CO2 बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धातु बाई कार्बोनेट अभिक्रिया करके जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिएगा, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, यानी अम्ल जब भी कभी धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। मतलब क्या हुआ, अगर धातुओं के ऑक्साइड हैं तो धातुओं के ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके धातु लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा रहे हैं तो इसका क्लोरीन ये कॉपर के साथ जुड़ जाता है तो कॉपर क्लोराइड बना देता है, जो प्रकार का धातु लवण है, और ये जल उत्पन्न करता है या निर्माण करता है। अगर इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दी जाए तो यहाँ पर क्लोरीन मैग्नीशियम से जुड़ करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक प्रकार का धात्विक लवण है और जल का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के रूप में आप इनको आसानी से नोट कर लीजिएगा। धातुओं के गुणधर्मों, रासायनिक गुणों में आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं। इसके आगे के पॉइंट नोट करने के लिए हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, देखिए तो एक नया टॉपिक हमने लिया है, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या है, मतलब रासायनिक गुणधर्म में अगला पॉइंट आपका क्या आता है, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होती है, किसी भी अम्ल में उपस्थित विस्थानीकृत हाइड्रोजन, विस्थानीकृत हो या विस्थानी हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ही उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो आपका HCl है, इससे हाइड्रोजन परमाणु कितने अलग हो सकते हैं, एक, क्योंकि यहां पर एक ही है। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसकी भी क्षारकता क्या कहलाएगी, एक कहलाएगी। और एक और ले सकते हैं आप एसिटिक अम्ल CH3COOH, यहां पर भी हाइड्रोजन कितना निकल सकता है, एक निकल सकता है, तो ये भी क्या है, उस अम्ल की क्षारकता कितनी है, एक कहलाएगी।
यानी इन पदार्थों में या इन अम्लों में क्षारकता कितनी है? एक है। और अगर हम यहां पर देखें H2SO4 की, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने पृथक हो सकते हैं? 2। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? इसकी क्षारकता 2 होगी। अगर इसकी जगह पर क्या ले लिया गया? H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है की क्षारकता कितनी होगी? 3 होगी। मतलब क्या है कि किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कितने अलग हो सकते हैं, या हाइड्रोजन परमाणु कितने अलग हो सकते हैं, या उसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु पाए जा रहे हैं, तो वह उसकी क्षारकता कहलाती है। यानी उस अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इन अम्लों में अम्ल की क्षारकता कितनी है? 1। और इसमें अम्ल की क्षारकता कितनी है? ये यहां पर क्या है? एसिड है ना, ये सभी क्या है? अम्ल है। और ये भी क्या है? अम्ल है। तो इसमें अम्ल की क्षारकता 3 है और इसमें अम्ल की क्षारकता 2 है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन 3 है, या परमाणु 3 है, या हाइड्रोजन परमाणु 2 है। इस प्रकार से हम अम्लों की क्षारकता को प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग क्या बनाएंगे? तो देखिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अम्लों के उपयोग को पढ़ेंगे। अम्लों के उपयोग में क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। माने अम्ल किसके प्रयोग में काम में आते हैं? विभिन्न प्रकार के गैसों के निर्माण में अम्लों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है, आपकी क्लोरीन गैस है, सल्फर गैस है, विभिन्न प्रकार की गैसों का निर्माण अम्लों द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 गैसें ले ली हैं जिनके द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। दूसरा क्या है? वस्त्र उद्योग में कपड़ों को रंगने में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? वस्त्र उद्योग में रंगाई करने में किया जाता है। दूसरा उपयोग नेक्स्ट क्या हो सकता है? धातु जैसे सोना, चांदी आदि के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सोना और चांदी जैसी धातुओं का उनके शोधन में, माने शोधन को मतलब शुद्ध रूप में प्राप्त करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है अम्ल का प्रयोग? तो लेड बैटरियों में, जो सीसा संचायक बैटरियां होती हैं, जो लेड बैटरियां होती हैं, उनमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में क्या अम्लों का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उद्योग में के शोधन में किया जाता है। माने जो पेट्रोलियम उद्योग हैं उनमें पदार्थों को शोधित करने में किया जाता है अम्लों का प्रयोग, जिससे आपके पेट्रोल, डीजल वगैरह ये चीजें प्राप्त होती हैं। अच्छा, दूसरा क्या? उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे आदि के निर्माण में किया जाता है। माने अम्लों का उपयोग किसमें किया जाता है? विभिन्न प्रकार की जो कह सकते हैं कि रेसे, जो हम आप प्लास्टिक के या कृत्रिम रेसे प्रयुक्त करते हैं, वो उर्वरक जैसे आपकी जो यूरिया है, यूरिया में भी विभिन्न प्रकार के एसिड्स का प्रयोग किया जाता है, या प्लास्टिक है उसके निर्माण में भी हम लोग का प्रयोग किया जाता है। तो उर्वरक, प्लास्टिक और कृत्रिम रेसे के निर्माण में भी क्या करते हैं हम लोग? अम्लों का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग पाउडर के निर्माण में भी अम्लों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके अम्लों के प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग अम्लों के उपयोग पढ़ चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा क्या? क्षार।